हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं PYQ रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में बच्चों हम इंक्लूड करेंगे प्रीवियस ईयर के 3 मार्क एंड 5 मार्क हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं और वो कॉन्सेप्ट हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे के सारे पेपर हम ईयर वाइज करेंगे बेटा, और हर एक कोड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अभी हमने पहला कोड कौन सा लिया है। पहला कोड हमने फर्स्ट कोड लिया है 2025 का। पहले हम 25 के सारे कंप्लीट करेंगे 3 मार्कर एंड 5 मार्कर। ठीक है, फिर हम चलेंगे 2024 पर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखते हैं पहला 3 मार्कर क्वेश्चन किसका है। पहला 3 मार्कर क्वेश्चन बेटा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का है। तो चलो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है, क्योंकि जो पहला ध्यान जाता है वो हमेशा सब सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान लगाते हैं। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे बेटा तो आप इस x को रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन से पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। वैसे भी सब्स्टिट्यूशन का 100% तरीका क्या होता है कि अगर यहां पर कोई कंपोजिट फंक्शन बन रहा होता तो 100% सब्स्टिट्यूशन लगता। आप देखो यहां तीनों ही स्टैंडर्ड फंक्शन है, x है, साइन x है, 1 प्लस कॉस x है। ठीक है ना, तो पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं सोचनी चाहिए, पहले यह सोचना चाहिए कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है बेटा तो सबसे पहला ध्यान डिनोमिनेटर पे जाता है कि भाई डिनोमिनेटर अगर सिंप्लीफाई होगा तो हम सेपरेट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसा मैं देखता हूं कि भाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हमें पता है भाई 1 प्लस कॉस एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर मैं इसको हाफ एंगल में चेंज कर रहा हूं तो जो और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां प्रेजेंट है उन्हें भी हमें हाफ एंगल में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि तभी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x को हमने एज इट इज रखा, प्लस साइन x को हमने चेंज कर दिया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये पक्का पता चल गया कि अब अगर आप एलसीएम को सेपरेट करो, जरा यहां ध्यान दो, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10x बाई 2। तो ये फंक्शन तो हो गया ना इंटीग्रेटिंग फंक्शन। तो कम से कम इसी को देख के हिंट मिल गया कि मुझे एलसीएम को सेपरेट कर देना चाहिए। तो पहले x के नीचे आ गया, 1/2 बाहर आया बेटा, x अपॉन ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये सेपरेट हो गया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 गया इस पूरे फंक्शन के नीचे, कॉस से सिंगल कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, 1/2 x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx एज इट इज। ठीक है ना, तो सेकंड वाला तो हमें पता है भाई इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि सीधा फॉर्मूला लग रहा है। फर्स्ट वाले पर अगर बेटा ध्यान दो तो फर्स्ट वाले में एक x है और दूसरा सीकेंड स्क्वायर x है, यानी दो डिफरेंट फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यानी यहां क्या लगना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है ना, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा तो यहां पे क्या वैल्यू बनेगी भाई, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड होता है। एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। तो हमें पता है, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहां पर वैसे तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप समझो तो थोड़ा सा आपके स्टेप बचा लेगा। आप ध्यान दो कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे बेटा तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, करेक्ट, यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो कि होता है 10x बाई 2 अपॉन 1/2 आएगा, लेकिन 10x बाई 2 आ रहा है। अगर ऐसा आपको दिख जाए तो आप ये समझ जाओ कि इसको मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसे एक्सपेंड करता हूं और वो अपने आप बन जाएगा। चलो देखते हैं ऐसा होगा कैसे। ठीक है ना, आइए देखते हैं बेटा। तो अब मैं लगाता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट पार्ट में, तो 1/2 हमारा एज इट इज,
देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू डी एक्स हमारा एज इट इज रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 बाई टू एज इट इज, x एज इट इज रह जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, ये आ गया बेटा 10x बाई टू, और x बाई टू का हो गया 1 बाई टू, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया 1 हो गया, और सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया 10x बाई टू, और कोफिशिएंट ऑफ x आ गया डिनोमिनेटर में dx ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा। अब ब्रैकेट को ऑफ करते हैं बेटा, दिस टू एंड दैट टू कैंसिल आउट, आंसर आ गया x 10x बाई टू माइनस ये 1 बाई टू, रेसिप्रोकल होकर 2 बाहर आया, इसने इस 2 से कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू डी एक्स। देखिए बच्चों, इसीलिए हमने उसको इंटीग्रेट नहीं किया था, तो अब हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई टू और 10x बाई टू ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, और हमारा फाइनल आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया x इंटू 10x बाई टू प्लस सी, ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिंग फंक्शन है जो आपने यहां पे सॉल्व किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का है, वैसे ये चॉइस में क्वेश्चन है बट अभी तो हमें सारा करना ही है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट तो हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इस पे आते हैं, डेफिनेट का क्वेश्चन है, कह रहा है इंटीग्रेट करो 0 टू पाई बाई 4 डी एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू 2 रूट 2 साइन 2x, हमें इसे इंटीग्रेट करना है बेटा। तो अब जरा ध्यान दो, फिर हम इसी बात पर चलते हैं कि भाई 0 से पाई बाई 4 क्या कोई प्रॉपर्टी लगती है, जैसे 0 से a वाली प्रॉपर्टी। तो अगर पाई बाई 4 है तो बहुत कम चांस लगता है कि 0 टू a वाली प्रॉपर्टी हमें कोई हेल्प करेगी। अगर अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो कॉस क्यूब पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो जब पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा ये कोई चेंज नहीं करेगा बल्कि क्वेश्चन को और बढ़ाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जरूर लगा के देख लो। तो इससे ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का नहीं है, ये सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद हमें सीधा लिमिट पुट करनी है, ठीक है ना। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सोचते हैं बेटा, अगर मान लो मैं cos x को t पुट करता हूं, जो हमारा ज्यादातर ध्यान जाता है, cos x को t डालोगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन x, और वो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फायदा नहीं देगा। साइन 2x हमें कुछ फायदा नहीं दे सकता क्योंकि वो देगा cos 2x। क्लियर हुआ, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूं, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहा हूं, उसका आप ध्यान रखो। तो अब इसका मतलब इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंप्लीफाई कब होते हैं, जब उनके एंगल सेम हो, जैसे यहां तो 2x है और यहां x है, तो इससे हमें हिंट मिल जाता है कि मुझे पहले 2x को चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए 2x को चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, ठीक है, 1 अपॉन ये हो गया बच्चों हमारे पास cos क्यूब x, और जो ये 2 साइन 2x है, तो 2 एज इट इज साइन 2x को मैंने ओपन कर दिया, ये बन गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होल इंटीग्रेशन dx। क्लियर हुआ बेटा। अब चलिए आगे समझते हैं, 0 टू पाई बाई 4, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट हो गया बेटा 2, तो इस 2 को आप बाहर ले आओ, 1/2 बाहर आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फंक्शन बच गया cos क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है ना। ज्यादातर अगर cos क्यूब आ जाए, cos स्क्वायर आ जाए,
तो ये 100% होता है कि ये न्यूमरेटर में जाकर के सीकेंट की फॉर्म में बनेगा। क्लियर है? तभी कुछ फायदा होगा। अगर ये सीकेंट बन रहा है बेटा तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे क्वेश्चन में tan थीटा बनना चाहिए, यानी 10x बनना चाहिए। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां cos क्यूब तो है बेटा हमारे पास, अगर मैं इसको cos स्क्वायर से कर देता हूं डिवाइड, ध्यान देना किससे डिवाइड कर रहा हूं, cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 1 cos स्क्वायर से मैंने कर दिया डिवाइड, ये हो गया हमारा cos क्यूब x स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अगर आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा cos x इस क्वेश्चन में आएगा, एक्स्ट्रा cos x इस क्वेश्चन में आएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन एज इट इज है। समझ गए? cos स्क्वायर से डिवाइड और रूट के बाहर cos x से मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अब ये cos और ये cos मल्टीप्लाई होकर के cos टू दी पावर 4 बन गया, और cos टू दी पावर 4 को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, ये बन गया सीकेंट टू दी पावर 4x, और डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों रूट ऑफ 10x dx। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट ऑफ 10x dx, क्योंकि सिंगल cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो बचा साइन अपॉन cos, रूट 10x हमारे पास बच गया। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, और सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, अगर रूट के अंदर की वैल्यू को पुट करना है तो हमेशा याद रखना है कि उसको टी स्क्वायर पुट करना हमें हमेशा बेनिफिट देगा। क्या पुट करना चाहिए, टी स्क्वायर। ठीक है ना? टी नहीं पुट करना चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पुट 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 10x का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x dx, और टी स्क्वायर का हो गया 2t dt। टी स्क्वायर का क्या हो गया, 2t dt। तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 2t अपॉन सीकेंट स्क्वायर x dt, 2t अपॉन सीकेंट स्क्वायर x dt, ये हमारे पास बच गया। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, सारी वैल्यूज बेटा रिप्लेस करते हैं। करेक्ट? अच्छा, और एक चीज का क्या ध्यान रखना है आपको, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आप इंटीग्रेटिंग फंक्शन को किस वेरिएबल में चेंज कर रहे हो, t में चेंज कर रहे हो, dx को बच्चों dt में चेंज कर रहे हो, तो इंटीग्रेटिंग लिमिट को भी आपको चेंज करना है, इंटीग्रेटिंग लिमिट को भी आपको चेंज करना है। तो कहां से चेंज करोगे, जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की है। अब लोअर लिमिट आपकी 0 है, अगर लोअर लिमिट पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट मिलेगी, तो 10 0 0 होता है, 0 का रूट कितना हो गया 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इसका मतलब हमारी लोअर लिमिट कितनी हो गई, लोअर लिमिट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारी 0 हो गई। अब बेटा अपर लिमिट π/4 डालो, 10 π/4 कितना होता है 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो गया 1, तो अपर लिमिट हमारी कितनी हो गई 1। क्लियर हो गया सबको? तो अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बदलते हैं, इंटीग्रेटिंग फंक्शन चेंज होगा। ठीक है? और लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कहां, जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की है वहीं वैल्यू पुट करनी है। ठीक है? तो अब ये हो गई लिमिट 0 to 1 और सीकेंट स्क्वायर से 2 सीकेंट कट गए, और यहां पर वैल्यू बच गई हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x, रूट के अंदर बच्चों आ गया टी स्क्वायर, और सिर्फ बच गया हमारे पास 2t dt। क्या बच गया, 2t dt। दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट से टी स्क्वायर हटा तो कितना आ गया t, t एंड t कैंसिल आउट, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन में बच जाएगा 0 to 1 सीकेंट स्क्वायर x dt, 0 to 1 सीकेंट स्क्वायर x dt। अब हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो t है, लेकिन फंक्शन किस में है, x में है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इस x को चेंज करना है किसमें, t में। तो अब देखो sec10 को हमने टी स्क्वायर पुट किया था, तो सीकेंट स्क्वायर x को आप चेंज करो इन टर्म्स ऑफ 10, तो क्या लिख सकता हूं 1 + 10 स्क्वायर x dt, 1 + 10 स्क्वायर x dt। अब 10 किसके बराबर है, टी स्क्वायर के बराबर है। 0 to 1
1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर टी टू दी पावर 4 dt। कर लेते हैं बेटा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन टी 4 का हो गया t5 अपॉन 5 और लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट क्या हो गई 0 to 1, ठीक है ना। तो अब डालते हैं बेटा अपर लिमिट, यहां ध्यान देना थोड़ा। अब हम इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर, हम फाइनल आंसर पर आ रहे हैं बेटा। आई इज इक्वल टू अपर लिमिट आप 1 डालोगे, लोअर लिमिट पूरी 0 हो जाएगी, तो ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन 5, एलसीएम लेने के बाद ये बन गया 6 अपॉन 5। तो ये इस इंटीग्रल का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा वेरीफाई दैट लाइन्स गिवन बाय वेक्टर आर इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप। एक लाइन ये हमें गिवन है, दूसरी लाइन हमें गिवन है वेक्टर आर इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 आई कैप प्लस 2 म्यू माइनस 1 जे कैप माइनस 2 म्यू प्लस 1 के कैप आर स्क्यू लाइन्स। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है इसे वेरीफाई। ठीक है ना, क्या करना है, हमें इसे वेरीफाई करना है। ठीक है ना, कि ये स्क्यू लाइन्स है। अभी देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होंगे और हम पेपर में कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और वैसे ही प्रॉपर लिखना जरूरी होता है। अब इसके बाद कह रहा है हेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। उसके बाद ही आपको लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्लियर हुआ? तो वेरीफाई करना है तो ये स्क्यू लाइन, लेकिन उसके क्या स्टेप्स होंगे वेरीफाई करने के, ये आपको समझने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं बेटा, तो लाइन आप ध्यान से देखो तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो क्या करना है, सबसे पहले लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। तो पहले मैं लाइन L1 को लेता हूं, क्योंकि क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। तो यहां पर जो लैम्डा है वो सेपरेट नहीं है, तो ब्रैकेट पहले ऑफ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 इंटू आई कैप माइनस 2 इंटू जे कैप और प्लस 3 इंटू के कैप। जब ब्रैकेट खोलोगे तो हमारी जो लाइन बन गई वेक्टर R इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है, और प्लस 3 के कैप। एक पार्ट ये हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब लैम्डा जब कॉमन आएगा तो माइनस आई कैप और प्लस जे कैप, लैम्डा कॉमन लेने के बाद, और माइनस 2 के कैप। ये फर्स्ट लाइन हमारे पास आ गई। लाइन L2 को बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू, अब यहां हम ओपन करें तो आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, लैम्डा और म्यू को मतलब सेपरेट करना है। ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप और आई कैप हो गया, माइनस जे कैप हो गया, और माइनस के कैप, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये आ गया हमारे पास माइनस के कैप। ठीक है ना, थोड़ा इसको ध्यान रख के करना है। प्लस म्यू हमने बाहर ले लिया, म्यू बाहर ले लिया तो हमारे पास आ गया म्यू आई कैप था तो सिर्फ आई कैप बचा। यहां पर बेटा 2 म्यू जे कैप था तो प्लस 2 जे कैप हो गया हमारे पास, और माइनस 2 म्यू के कैप तो माइनस 2 के कैप हमारे पास आ गया। ठीक है ना, तो ये आपने लाइंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। अब इसके बाद हम वैल्यूज सेपरेट कर लेते हैं। वैल्यूज की बात करें तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B2। ठीक है ना, तो इन सबको सेपरेट कर लेते हैं। तो वेक्टर A1 हमारे पास कितना आ गया, जो विदाउट लैम्डा है वो है A1, यानी आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। इसी तरीके से अगर हम वेक्टर B1 की बात करें तो वेक्टर B1 हो जाएगा हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। करेक्ट। वेक्टर A2 की बात कर लेते हैं बच्चों, तो वेक्टर A2 हमारे पास हो गया आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। वेक्टर B2 की बात करें, वेक्टर B2 हमारे पास हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप
और -2k कैप। ठीक है, यहां मैंने वेक्टर बी लिख दिया था, वेक्टर b1 है। तो a1 b1 a2 b2 ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसने बोला वेरीफाई द लाइंस आर स्क्यू लाइंस। अगर हम स्पेस में देखें तो लाइन की तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी सिचुएशन है पैरेलल लाइंस, और तीसरी सिचुएशन है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, उन्हीं को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो इसके क्या स्टेप्स होंगे ये आपको समझने हैं। ठीक है ना, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये लाइन पैरेलल्स हैं, तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे। तो इसके लिए आपको देखना होता है कि इसकी लाइन के डायरेक्शन रेशोज कहां हैं। जो लैम्डा और म्यू है ये कंटेन करते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशोज। अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल होंगे तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो चेक कर लेते हैं, a1 अपॉन a2 -1/1 कितना हो गया -1, b1 अपॉन b2 1/2 यहीं पर इक्वल नहीं हुए, c1 अपॉन c2 1 हो गया। ठीक है, तो बिकॉज drs ऑफ लाइंस आर नॉट प्रोपोर्शनल, because drs of यानी डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइंस आर नॉट प्रोपोर्शनल, therefore लाइंस आर नॉट पैरेलल। अब एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी कि लाइंस पैरेलल नहीं है। अब सिर्फ दो केस बचे कि क्या लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है या लाइन स्क्यू लाइंस है। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि कैसे पता चलता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो d क्या होता है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपॉन वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 होल मॉड। ठीक है ना, एंड मैग्नीट्यूड। ऊपर भी मैग्नीट्यूड सिर्फ लगा सकते हो या पूरे में ही लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें बेटा, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान दो, इस फॉर्मूले के सिर्फ न्यूमरेटर पर ध्यान दो, तो एक लॉजिक बन जाता है कि अगर ये पूरी वैल्यू 0 आंसर दे दे तब तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कम हो गया, इंटरसेक्ट कर गई, 0 डिस्टेंस हो गया। और अगर ये नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब लाइंस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, बस इस न्यूमरेटर को इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो चलिए इस पे काम करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। a2 माइनस a1 पहले निकाल लेते हैं, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू हो गई i कैप माइनस i कैप 0 i कैप, जे a2 माइनस सॉरी बेटा a2 माइनस a1 करेक्ट, और b2 माइनस b1, i कैप माइनस i कैप, जे कैप माइनस जे कैप, कितना आ गया, ये आ गया प्लस जे कैप। नेक्स्ट हो गया बेटे माइनस के कैप माइनस 3k कैप, तो कितना आ गया -4k कैप। a2 माइनस a1 हो गया। अब निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2, फाइंड आउट कर लो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो b1 क्रॉस b2 में हमारे पास पहला रो हो गया i कैप, जे कैप और k कैप। सेकंड हो गया हमारे पास b1 का -1 1 -2 एंड 1 2 -2 होल डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो इवेल्युएट कर लेते हैं इसे। i कैप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i कैप इंटू कितना आ गया -2 + 4, -2 + 4 तो हमारे पास आ गया 2i कैप। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ गया हमारे पास 2i कैप। फिर माइनस जे कैप लोगे आप, माइनस जे कैप लोगे तो +2 और +2 यानी 4j कैप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया k कैप इंटू -2 -1, तो ये आ गया हमारे पास -3k कैप। क्लियर हो गया। अब बच्चों फाइंड आउट कर लेते हैं वेक्टर a2
माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2, इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो क्या आंसर आएगा, 0 इंटू 2 0, ओके, और ये आ गया हमारे पास 0 प्लस जे कैप डॉट जे कैप यानी 4 आ गया, ठीक है, एंड के कैप डॉट के कैप कितना आ गया, -4 और -3, -4 -3। एक मिनट, एक यहां पर मिस्टेक हो गई है शायद हमारी, ये हो गया हमारे पास जे कैप, ये हो गया 0 हो गया, 4 3 जा कितना आ रहा है 12, के कैप यहां पे हम देखते हैं जरा, ये हो गया हमारे पास 2 -2 और +2, 2 आई कैप माइनस जे कैप इंटू होना चाहिए -2 और +2 और +2 4 माइनस जे कैप मैंने यहां पे नहीं अप्लाई किया, इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो गया हमारा -j यानी -4 जे कैप, ये आया बच्चों, और यहां पर गया हमारे पास -2 और -2 और -1 -3 के कैप, -3 के कैप, ठीक है ना। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट यहां पर लगाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा 0, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 0 और -4 आ गया एंड +12 आ गया, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया 8, फाइनल आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो कि क्या ये 0 के बराबर आया, बिकॉज A2 - A1, और ये सारी चीजें आपको पेपर में एक्सप्लेन करनी है, ऐसे नहीं कि बिना लिखे आप छोड़ दो। डॉट B1 क्रॉस B2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइंस आर स्क्यू लाइंस, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, देयरफॉर लाइंस आर स्क्यू लाइंस, देयरफॉर गिवन लाइंस are skew lines, given lines are skew lines। अब अगर स्क्यू लाइंस आपने प्रूफ कर दिया बेटा, तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब हम प्रूफ नहीं, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में वैल्यूज तो आप पहले ही निकाल चुके हो कि भाई A2 - A1 कितना है 8 यूनिट, मतलब न्यूमरेटर 8 आ गया, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड और निकाल लो। तो अगर B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड की बात करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 16 और 9, 4 16 और 9 यानी 25 और 4 29, कितना आ गया √29 मॉड, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ गया 8 अपॉन √29 यूनिट्स। क्लियर है। तो इसमें आपने दो कॉन्सेप्ट सीख लिए कि अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मान लो प्रूफ करने के लिए आए तो ये समझ जाना कि सिर्फ ये न्यूमरेटर पे आपको काम करना है कि अगर ये न्यूमरेटर इज इक्वल टू मैं 0 प्रूफ कर दूं तो लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग, और अगर नॉन जीरो हुई तो पैरेलल भी हो सकती हैं और स्क्यू लाइंस भी हो सकती हैं। तो पैरेलल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज को हम पहले ही चेक कर लेंगे। अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है तो लाइन दो कैटेगरी में चली गई, ठीक है। कौन कौन सी, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग यानी स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ, ठीक है। और जो स्क्यू लाइंस होती हैं बेटा इन्हें नॉन कोप्लेनर लाइंस भी बोलते हैं, और पैरेलल लाइंस, ऑल पैरेलल लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस एंड ऑल इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको मैंने इस सीरीज में रखा है, ठीक है ना। तो अब काफी कुछ आपका रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, बट इसको इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है या ये जो टाइप है एनसीईआरटी में से डिलीट कर दी गई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है, तो इसलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग एब्सेंट इन अ क्लास ऑन अ सैटरडे इज एज फॉलोज, ठीक है ना।
तो 0 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट्स, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है आपको। कह रहा है वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है, आगे कहता है कैलकुलेट पी, कह रहा है पी की वैल्यू निकालो क्या होगी, और कैलकुलेट द मीन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन सैटरडे। तो पहले हम पी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां रैंडम वेरिएबल में जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आप निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल रहे हो, इसका सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स का सम कितना हुआ 1, इसका मतलब p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब इन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी ये आ गया 7p इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/7। तो पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। ठीक है ना, अब निकालते हैं बच्चों मीन, कि भाई इसका मीन क्या निकलेगा। तो मीन निकालने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गई उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो x है हमारे पास 0, 2, 4, 5। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है बच्चों p, 2p, 3p और p। ठीक है ना, अब आपको निकालना है x इंटू पी एक्स। ठीक है, जैसे हम निकालते थे 10th क्लास में fi इंटू xi। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हमारे xi हो गए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू पी 0, 2 2 ज़ा 4p और 4 3 ज़ा 12p और 5 इंटू p 5p। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, समेशन x इंटू पी एक्स या xi इंटू पी आई, एक ही बात है। 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 4 21p, कितना आ गया 21p हमारे पास आ गया। ठीक है ना, अब जो मीन होता है बेटा, मीन इज डिनोटेड बाय म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, म्यू बोलते हैं। यानी आप कह सकते हो म्यू इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी एक्स, ये आप फॉर्मूले को बोल सकते हो। और इस फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको आप कहते हो EX। EX भी होता है समेशन x इंटू, मतलब सारा लिखना नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि इसी में सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, जो कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ये कहते हैं इसको। और सिंपल मीन तो लिख ही सकते हैं, जैसे इसने बोला है कैलकुलेट द मीन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है ना, तो अब मैं मीन को म्यू से डिनोट करता हूं और इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। तो म्यू हमारे पास कितना हो गया बेटा 21p। तो म्यू इज इक्वल टू 21 और p की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/7। p की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो 1/7। तो 7 3 ज़ा 21, यानी हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 3। मीन कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हो कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का है। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट्स सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस। फ्रॉम द डाटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट, 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट वर फीमेल। ठीक है ना, टोटल एप्लीकेंट के कितने हैं 2/3 फीमेल हैं, एंड अदर आर मेल। द सिलेक्शन फॉर द जॉब वॉज डन थ्रू अ रिटन टेस्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गेटिंग डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट इज 0.4. Probability of male getting distinction in the written test is 0.4 and that a female getting distinction is 0.35. ध्यान देना 0.35 करेक्ट है। अगर एक मेल सिलेक्ट होता है और उसको डिस्टिंक्शन मिली है 0.4 और अगर एक फीमेल को हम देखें तो उसकी डिस्टिंक्शन लाने की प्रोबेबिलिटी है 0.35. Find the probability that the candidate chosen at a random will have distinction in the written test. Will have distinction in the written test.
अभी हम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी है। अभी मान लो ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है, तो हो सकता है इस साल यही क्वेश्चन आ जाए बेस थ्योरम में, ठीक है, या इसी टाइप का। तो समझते हैं कि दोनों को कैसे पहचानोगे कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे और वैल्यूज लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भाई पहला काम क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है। पहला काम हुआ है कि एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, चाहे वो एक मेल हो या वो एक फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट बेटा। अब ध्यान दीजिए दूसरा यहां पर प्रोसेस क्या है कि डिस्टिंक्शन मिलना प्रोसेस है या डिस्टिंक्शन होना प्रोसेस है। तो अगर वो मेल है तो डिस्टिंक्शन की प्रोबेबिलिटी अलग है, 0.4 है। अगर वो फीमेल है तो डिस्टिंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.35 है। इसका मतलब डिस्टिंक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंडेंट इवेंट हो गई। किस बात पे डिपेंड कर रही है कि पहला सिलेक्शन आपने क्या किया है, इस पर डिस्टिंक्शन डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिपेंडेंट इवेंट, क्लियर। अब लास्ट में प्रोबेबिलिटी क्या पूछता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट अ रैंडम विल हैव डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट। जो डिपेंडेंट आपको दिया गया है, डिपेंडेंट इवेंट, उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और अगर ये इंडिपेंडेंट की पूछ रहा होता, जैसे मान लो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट अ रैंडम विल हैव डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी ना कहता है, ये कहता है कि जो चूजन स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी डिस्टिंक्शन मिल चुकी है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक फीमेल कैंडिडेट हो या वो एक मेल कैंडिडेट हो। मतलब अब गिवन होगा क्या, डिपेंडेंट गिवन होगा कि भाई जो कैंडिडेट चूज किया गया वो उसको डिस्टिंक्शन मिली है, ये हमें पता है। कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फीमेल कैंडिडेट हो। तो ये समझ जाओ कि अब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि दोनों में आप डिफरेंशिएट करना समझ गए होंगे। तो आओ अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट को E1 और E2 से डिनोट करते हैं। लेट E1 बी द इवेंट, सिलेक्टेड कैंडिडेट इज मेल, सिलेक्टेड कैंडिडेट is male. E2 be the event, selected candidate is female, selected candidate is female. And A be the event, A be the event क्या बोल रहा है, will have distinction, the chosen candidate will have distinction, ठीक है ना। मेल द सिलेक्शन ऑफ द जॉब थ्रू दिस वन, परफॉर्मेंस ये हो गया आपका। द प्रोबेबिलिटी दैट, ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट अ रैंडम विल हैव डिस्टिंक्शन, ठीक है ना। तो ए इवेंट क्या हो गया, द चूजन कैंडिडेट विल हैव डिस्टिंक्शन। चूजन कैंडिडेट विल हैव डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात करूं बेटा, तो ये क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट वर फीमेल। तो इसका मतलब 1/3 मेल हो गए। E1 मेल को प्रेजेंट कर रहा है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई एक मेल को सिलेक्ट करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, एक फीमेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। अब हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज अकर्ड, कह रहा है कि एक मेल है और डिस्टिंक्शन मिली है। एक मेल है और उसे रिटन टेस्ट में डिस्टिंक्शन मिली है, तो मेल के डिस्टिंक्शन मिलने के चांस कितने हैं, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 इज अकर्ड, तो एक फीमेल को डिस्टिंक्शन मिलने के चांस कितने हैं, 0.35। अब हमें आंसर क्या निकालना है
कि भाई व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट चूजन एट अ रैंडम विल हैव डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना। हमें डिस्टिंक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो डिस्टिंक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो एक मेल है और उसे डिस्टिंक्शन मिली ए व्हेन E1 इज अकर्ड, या तो ये हो सकता है, प्लस या हो सकता है कि वो एक फीमेल कैंडिडेट है, वो एक फीमेल कैंडिडेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए व्हेन E2 इज अकर्ड, और उसे डिस्टिंक्शन मिली है, वो एक फीमेल कैंडिडेट है और उसे डिस्टिंक्शन मिली है, ठीक है ना। E2 इंटू ए व्हेन E2 इज ऑलरेडी अकर्ड। अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, 1/3, ए व्हेन E1 इज अकर्ड ये आ गया हमारे पास 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो गई हमारे पास 2/3, और ए व्हेन E2 इज अकर्ड 0.35, ठीक है ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, इसको सीधा मैं लिख देता हूं 4/30 प्लस इसको लिख देता हूं 2 इंटू 35, यानी ये हो गया 70, बस कैलकुलेशन है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, 70/3 इंटू 100, तो मैं यहाँ पर ये 10 कट कर देता हूँ, 30 बेटा दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 7 4 11/30 इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट कोड 2 हो गया, आज हम कोड फर्स्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो अब अगली क्लास जो होगी वो कोड सेकंड की होगी।